तो ताने तो बहुत बचपन से ही सुनते आ रही हूँ मैं, बट द थिंग इज़ दैट कि एक टाइम पे मतलब ऐसे बहुत ही इंसिडेंट्स हुए हैं। लोगों की मेंटालिटी अब ऐसी बन चुकी है कि कोई ट्रांसजेंडर है तो वो सिर्फ सिग्नल में भीख मांगने का काम कर सकती है या फिर कोई सेक्स वर्क ही वो कर सकती है। आज की शाम आपके नाम। आज ना एक स्पेशल हमारी एक गेस्ट आई है। मतलब हमें भी लगा कि यार कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आत्मा तक को भी हिला देती है। तो आज की जो कहानी है ना, वो कुछ ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि जीवन में देखो कभी भी झुकना नहीं है, कहीं ना कहीं हार मानने की जरूरत नहीं है। अकेले ही इस रास्ता कभी कभी तय करना पड़ता है, बट हो जाता है जीवन में चीज़ें कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। तो देर ना करते हुए हम आलिया जी का स्वागत करते हैं टीवीटी पॉडकास्ट पर। तो आलिया जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका टीवीटी थैंक यू वेरी मच यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए। मेरे काम को आपने देखा, पसंद किया और आपने इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल में आ सकती हूँ। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और आई एम क्वाइट एक्साइटेड एज वेल टू शेयर माई थॉट्स, शेयर माई जर्नी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। तो आलिया जी, कहीं ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की जनरेशन में ट्रांसजेंडर। मतलब लोग अच्छा चाहते हैं, आप भी अच्छा कर रहे हो अपने प्रोफेशन में, एज ए बिजनेस भी आपने हैंडल कर रखा है अपना, खुद ग्रो कर रहे हो, लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है ना, लोग ट्रांसजेंडर को अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते। अपॉर्चुनिटी देना नहीं चाहते ये नहीं बोलूँगी, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरी प्रेजेंस, मेरी एग्जिस्टेंस से लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। जब ये चीज़ पता नहीं कहाँ से आती है कि अगर मैं कहीं आसपास हूँ तो लोग अनकंफर्टेबल फील करना शुरू करते हैं या फिर बोलते हैं ना, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। कभी कभार मुझे तो ऐसा भी फेस करना पड़ा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम ट्रांसजेंडर people doesn't tend to make me do their makeup. मना कर देते हैं वो, नहीं मुझे ट्रांसजेंडर से मेकअप नहीं कराना। आई डोंट नो ये क्या इशू है लोगों के साथ। अभी तो 377 सेक्शन 377 लागू हो भी गया है, लेकिन लोगों का माइंड अभी तक भी उस जमाने का है जब सेक्शन 377 लागू नहीं हुआ था। बट द थिंग इज, लोगों को ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि जो लोग सेक्शन 377 एक्ट को लागू मतलब बैन करके गए थे अंग्रेज, वो भारत से जा चुके हैं और अपने देश में सेक्शन 377 is too normal for them. But in India, I don't know, people can't see it और लोग उसको मानना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते, या फिर I don't know क्या इशू है। बट ये भी नहीं बोलूँगी कि अभी बहुत ही ज़्यादा पीपल डिस्क्रिमिनेट करते हैं। थिंग्स आर चेंजिंग डे बाई डे, स्लो है चेंज, बट वही बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो वही है। सो कहीं ना मतलब ऐसा है कि जैसे आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि कभी आपको लगा कि यार ये कैसी सोसाइटी के लोग हैं, बता समझना ही नहीं चाहते कुछ। बहुत ऐसे तो बचपन से ही लोग मतलब इतने ताने सुनते आई हूँ, क्योंकि आई बॉर्न एज अ बॉय, राइट। आई गॉट अ बॉय का शरीर, लेकिन जो मैं अंदर से फील करती थी एज अ गर्ल, तो वैसा मेरा था नहीं। मतलब फिजिकली मैं ऐसी नहीं थी। तो ऑब्वियसली मेरी चाल बोल सकते हो आप, मेरी चाल थोड़ी अलग थी, नॉर्मल लड़कों से थोड़ी अलग हुआ करती थी बचपन से ही। और मैं ऊपर से जब बचपन में थी थोड़ी बहुत डांस क्लासेस भी लेती थी, तो उस वजह से और भी वो मेरी चाल एलिवेटेड होती गई। तो ताने तो बहुत बचपन से ही सुनते आ रही हूँ मैं, बट द थिंग इज दैट कि एक टाइम पे मतलब ऐसे बहुत ही इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे कि दिल्ली में आने के बाद आई लुक लाइक
आई डजंट लुक लाइक अ नॉर्मल इंडियन, राइट? मैं नॉर्मल इंडियन जैसे नहीं दिखती। लोगों को लगता है कि मैं या तो नेपाली हूँ या फिर मैं कहीं चाइना फिलीपीन से हूँ। तो जब भी मैं कभी कभार मेट्रो वगैरह में ट्रैवल करती हूँ तो लोग, आई वोंट से किसी जाति का नाम नहीं लेती मैं, लोग अपने माइंड में सोचते हैं कि अरे ये तो चाइनीज जैसे दिखने में है, इसको हिंदी पंजाबी तो समझ में आती नहीं होगी। तो दे स्टार्टेड बीचिंग मेरे बारे में। मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं, वेदर दैट इज लाइक महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, वो बिच करना शुरू करते हैं दिल्ली लैंग्वेज में या फिर पंजाबी लैंग्वेज में बिच करना शुरू करते हैं। तो आई प्रिटेंड लाइक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मुझे भी अभी मतलब ऑलमोस्ट 6-7 साल हो चुके हैं दिल्ली में। तो और इससे पहले मैं जालंधर में भी रहती थी, 6 महीने के लिए मैं जालंधर में रहती थी फॉर सम वर्क। तो पंजाबी मुझे मतलब ठेठ पंजाबी भी मुझे समझ में आती है, चाहे बोलनी नहीं आती हो फ्लुएंटली, लेकिन आती है मुझे। तो वो लोग जो भी बोल रहे थे बोलते हैं वो मुझे समझ में आती है। और आई प्रिटेंड लाइक कि मुझे पहले आई प्रिटेंड कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मैं सुनती हूँ और जब वो एक्सेस हो जाता है तो मैं बीच में बोल देती हूँ, आपको क्या लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रही है बातें? मतलब क्या जरूरत है, आप अपनी बातें करो ना। आप किसी को मतलब ऐसे रास्ते में देख के किसी के बारे में कुछ भी, मतलब आप ना मुझे जानते हो, आप ना मेरे बारे में जानते हो, मैं क्या काम करती हूँ कैसे काम करती हूँ कुछ भी नहीं जानते। जस्ट आपने देखा, अपने माइंड में आपने मेरे बारे में सोचा, जज किया और आप मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लग गए। देन ऐसे बहुत सी लड़ाइयाँ मैंने करी है। बट ठीक है, मतलब कुछ लोग समझते हैं कि ओके सॉरी ये वो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था ये वो, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं हैं। कुछ लोग मतलब आर्ग्यू करने लग जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं, तुम लोगों की वजह से ही सोसाइटी खराब हो रही है। हम लोगों की वजह से सोसाइटी खराब हो रही है? नॉट बेरेबल। क्योंकि अगर ट्रांसजेंडर की हिस्ट्री अगर देखा जाए तो महाभारत के टाइम से ही ट्रांसजेंडर की हिस्ट्री रही है। और इससे पहले भी अगर देखा जाए तो अर्धनारेश्वर जो शिव शक्ति जो बोलते हैं वो भी एक ट्रांसजेंडर के रूप में ही हम लोग देखते हैं, राइट? तो आई डोंट नो, पीपल जस्ट फॉरगॉट देयर कल्चर मे बी, और या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता, जो है वो ही जान सकते हैं कि क्यों एक्सेप्ट नहीं करना है। जैसे आप एज ए मेकअप आर्टिस्ट भी हो, आपने वेब सीरीज में भी काम किया है, आपको आर्ट भी बहुत अच्छी लगती है, पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं, आप क्रिएटिव भी हो। तो मैं थोड़ा सा अपोजिट टाइप बात करूंगा। तो कहीं ना कहीं किसी लड़के ने कुछ अप्रोच किया हो कि यार बहुत अच्छा, मतलब एक होता है ना कि पकड़ लेता है कि बंदा की वो कर रहा है कि यार पटाने की कोशिश कर रहा है मुझे, यार ये देख इसके नेचर थोड़ा हो रहा है। तो एक होता है कि आपको उससे बिजनेस पर थोड़ा सा लोड पड़ रहा हो कि नहीं यार देखो इन चीज़ों में नहीं जाना है तो मुझे यही करना है, बट आपको लगा हो कि नहीं यार कभी तो मुझे सेट होना ही है, कि मैं चाहती हूँ कि एक फ्यूचर मेरा सेट हो जाए, मेरा पार्टनर एक अच्छा है तो मैं अपने बिजनेस को और ग्रो करूँ। तो कोई इस तरीके का इंटेंशन आपकी लाइफ में? होते हैं बहुत ऐसे इंटेंशंस मिलते हैं, ऐसे अप्रोचेस मिलते हैं। मतलब लोगों की मेंटालिटी अब ऐसी बन चुकी है कि कोई ट्रांसजेंडर है तो वो सिर्फ सिग्नल में भीख मांगने का काम कर सकती है या फिर कोई सेक्स वर्क ही वो कर सकती है। लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि भाई बंदी अपना खुद का काम कर रही है, खुद से कमा रही है, तो वो लोग सोचते हैं कि इनको काम देने के बदले फर्स्ट लेट्स मेक हर कॉम्प्रोमाइज, उसको आगे बढ़ाने के लिए। मतलब ये कॉम्प्रोमाइज ज्यादातर कौन करता है, कि बैचलर्स लोग या मैरिड?
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैचलर्स हो या मैरिड हो। जिनकी नीयत खराब होती है वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बैचलर है या मैरिड है। नीयत खराब जिनकी होती है वो होती है, को उनका मैरिटल स्टेटस कोई फर्क नहीं करता। तो हाँ, ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं कि लोगों को लगता है कि हाँ, अगर मैं काम कर रही हूँ और मैं मतलब जितने भी मैंने काम किए हैं, छोटे मोटे काम किए हैं, जितने भी मैंने काम किए हैं, मैं ऐसे कॉम्प्रोमाइज करके मतलब कॉम्प्रोमाइज करके इतने तक आई हूँ, तो ये वही करती होगी, इसीलिए इतने तक पहुंच पाई है, वरना नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे लोगों के साथ मैं बहुत ही इग्नोर करती हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि भाई दुनिया में काम की इतनी कमी है नहीं। ठीक है, तुम काम नहीं दोगे, कोई और काम देगा। मेरा टैलेंट मेरे लिए काम ढूंढेगा। मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती काम के लिए, मेरे से अभी तक नहीं हुआ। फ्रीलांसिंग वाले काम में आपको करना पड़ता है, लोगों को फ़ोन घुमाने पड़ते हैं कि यार काम दे दो, ये कर दो, वो कर दो, बट आई हैव नेवर डन इट इन माई लाइफ। कभी कभार किए होंगे जब बहुत ही क्राइसिस टाइम, ऐसे ऑफ सीजन में शूट नहीं चल रहे, वेडिंग का सीजन नहीं है, तब थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है कि यू हैव टू डू योर होमवर्क। आपको आपके सर्कल में बोलना पड़ता है कि मैं फ्री हूँ, आपके पास अगर कोई काम है तो प्लीज मुझे प्लीज लेट मी नो। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मेरे से ना एक बार बोल दूंगी, 2-3 दिन 4 दिन बाद दूसरी बार बोल दूंगी, तीसरी बार नहीं बोल सकती मैं। मतलब ये मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत लगता है कि मतलब मैंने मेहनत करी है अपने लाइफ में, अपने आप को मैंने इस काबिल बनाया है, नॉलेज गेन करी है मैंने। तो अगर लोगों को मेरा टैलेंट दिखेगा तो लोग खुद ब खुद मेरे पास आएंगे। आई बिलीव इन दैट। मेरा टैलेंट इतना केपेबल अगर होगा तो लोग खुद ब खुद मेरे पास आएंगे, वरना ठीक है फाइन, नहीं आ रहा, कुछ और काम कर लेंगे, देख लेंगे, कहीं और देख लेंगे। बट मेरे से नहीं होता कि यार डेली लोगों को मैसेज करना कि काम दे दो, ये कर दो, वो कर दो। आई हैव नेवर डन इट। आपको अपने पैशन में सबसे ज्यादा प्यार किस किस चीज से है? और आपको पैशन जो आप कर रहे हो अभी, आप जैसे मेकअप आर्टिस्ट भी हो, एज एक बॉडी आर्ट भी करते हो, सो आप कितने तरीके के पैशन से रिलेटेड हैं? मेकअप करती हूँ मैं, हेयर स्टाइलिंग करती हूँ, ठीक है, और बॉडी पेंटिंग्स भी करती हूँ मैं। जैसे कि बॉडी पेंटिंग्स में हो गया कि किसी इंसान के ऊपर इस शेर का फेस बनाना हुआ, या फिर एनी काइंड ऑफ आर्ट, ठीक है, वो एक बॉडी पेंटिंग आ गया। फिर प्रोस्थेटिक मेकअप करती हूँ मैं। प्रोस्थेटिक मेकअप, उसको अगर बोला जाए तो SFX मेकअप बोलते हैं। तो अगर आसान भाषा में बोला जाए तो दैट इज लाइक खून खराबे वाला मेकअप, जो फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि किसी की चोट लगी है, या फिर किसी हॉरर मूवी में किसी का पैर टूट गया, या फिर किसी को चोट लग गई, जो उसका जो मेकअप होता है, ऑब्वियसली फिल्म में जो दिख रहा है वो रियली तो चोट नहीं बनाते, वो एक मेकअप ही होता है, मेकअप प्रोसेस ही होता है, जिसको हम लोग करते हैं। करने के बाद वो उसको हम इतना रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं कि सच में लगे कि हाँ मतलब चोट लगी है। तो फिलहाल के लिए तो बस इतना ही करती हूँ। मतलब आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया कि देखो लाइफ की जर्नी कैसी होनी चाहिए, लोगों की ठोट कैसी होनी चाहिए। बट एक सवाल फिर भी मेरे मन में जहन में उठ रहा है, और बहुत लोगों के ही आ रहा होगा, कि आसान है ये सब करना? मेरे लिए इट वाज नॉट, इतना आसान नहीं था। लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रिविलेज्ड हैं कि जो अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को
के सामने बातें रखते हैं और वो बातें सुनते हैं, सुनने के बाद वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। मेरे केस में ऐसा नहीं था। जब मैंने अपने फैमिली को बताया कि जैसा मैं हूँ वैसा मैं अंदर से फील नहीं करती, मैं एज अ बॉय फील नहीं करती, आई वॉन्ट टू बिकम ए गर्ल, तो इट वॉज टोटली अ डिफरेंट वर्ल्ड और डिफरेंट सिचुएशन मेरे घर में। मेरे पापा ने बहुत ऐसे अच्छे अच्छे शब्द मुझे सुनाए कि तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, इतने सालों की मेहनत, मैंने इज्जत कमाई थी, सब मिट्टी में मिला दी। तो मैंने बस एक ही चीज़ बोली कि वो इज्जत मेरे लिए मिट रही है या मेरी एग्जिस्टेंस की वजह से मिट रही है। तो उन्होंने बोला कि द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ टू द सोसाइटी, मेरी जो एग्जिस्टेंस, मेरी जो आइडेंटिफिकेशन की वजह से उनकी रेपुटेशन जा रही है, उन्होंने ऐसे पोर्ट्रेट किया। बट आई डोंट ब्लेम हिम, क्योंकि जब पहले पहले मैंने ऐसे लड़कियों के ड्रेसेस पहनने शुरू किए बहुत अर्ली टाइम पे, तब मैं शायद क्लास 9 या 10th में थी, तब से मैंने ऐसे एज अ लड़की गर्ल्स के कपड़े पहनने शुरू किए। तो पहले पहले उनको कोई इशू नहीं था, पहले पहले वो लोग दे वर एंजॉयिंग द प्रोसेस। बट जब मैं ऐसे लड़कियों के कपड़े पहन के बाहर निकलना शुरू किया, घर से बाहर जब निकली, जब लोगों ने मुझे देखा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके कानों में ये बात, जाहिर सी बात है, जाएगी कि आपके बेटे को क्या हो गया, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो जब लोगों ने उनको ये बातें बोलनी शुरू करी, तब वो सिचुएशन क्रिएट हुई कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, अगर मेरे घर में रहना है तो ये सब नहीं कर सकते, ये वो, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि तुम मतलब मेरी जो फीलिंग्स है उसको जानने के वजह, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको लोगों से बहुत ताने सुनने पड़ रहे हैं, इस वजह से तुम डायरेक्टली आके मुझे एक रेस्ट्रिक्शन दे रहे हो, वो मुझे नहीं पसंद। पहले तुम जानो, पहले मेरी फीलिंग्स को जानो, आपने जिसको पैदा किया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ना कि बाहर वाले जो आपके बेटा बेटी जो भी हो, आपके बच्चे के लिए जो बोल रहे हैं वो आप सपोर्ट कर सकते। हाँ, उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। आपने एक बार भी ये नहीं पूछा कि बेटा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हो, या आपके अंदर क्या चल रहा है। हाँ, यार ये गलती, ये गलत है, ये वो है। भाई मैं भी एक प्रोसेस से गुजर रही हूँ, उस प्रोसेस से गुजरना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रोसेस से गुजर रही हूँ, और आई एम एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ। उसमें आप ऐसे रेस्ट्रिक्शन डाल दोगे तो तब मेरा भी खून गर्म। आज कोई सपोर्ट करता है फैमिली में? धीरे धीरे 1 by 1 स्टेप ऊपर चढ़ रहा है। बट पापा से तो बहुत कम बात होती है, लेकिन मम्मी से कभी कभार बात हो जाती है, मम्मी से फ़ोन पे बात होती है, और मैं खुद ही थोड़ा इग्नोर करती हूँ उन लोगों से बात करना, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब उन लोगों से बात करूँगी तो मेरे जहन में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, मिस करने लगती हूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल। याद किसकी आती है? तो मैं पापा की फेवरेट थी। तो पापा ने मुझे बहुत बिगाड़ा है, तो पापा की याद तो आती है। बट मम्मी ने, मतलब ये नहीं है कि कभी सपोर्ट नहीं किया, ऐसा भी नहीं है, लेकिन
मेरी तरफ होके कभी उन्होंने कभी कुछ बोला भी नहीं। तो मेरी मम्मी से यही एक कंप्लेन रहती थी कि आप मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो और मेरी तरफ से भी कुछ नहीं बोल रहे हो। अगर आप सपोर्ट करते हैं एक तरफ जाओ ना, या तो हाँ या तो ना। आपको मेरे से रिलेशन भी रखना है, आपको मेरे से सब कुछ कर बातें भी करनी है, लेकिन आप मेरे लिए मेरे तरफ से होके आप अपना पापा को समझा भी नहीं पा रहे हो और आप चाहते हो कि सब कुछ मैं ही समझाऊं। तो कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए, है ना। एक तरफ से अगर कम्युनिकेशन हो तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट बन के रह जाती है, वही है। तो डे बाय डे थिंग्स आर गेटिंग बेटर। दोस्त जो पहले से लेकर और आज तक सबसे ज्यादा खड़ा हो कि नहीं यार तुम सही हो, तुम अच्छा कर रही हो और मैं सपोर्ट करता हूँ दोस्ती के नाते, कुछ ऐसा? हाँ, दोस्त तो काफ़ी रहे हैं मेरे, और दोस्ती के मामले में बहुत लकी रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने जिसको भी दोस्त बनाया है वो थ्रू आउट मुझे सपोर्ट करते हैं। जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ लाइक मैं घर से दूर हूँ या फिर मेरे मॉम डैड मुझे सपोर्ट नहीं करते, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। ऐसे सिंपैथी वाले भाव में नहीं, लेकिन कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जो स्कूल टाइम से हैं, तो स्कूल टाइम से हैं तो वो भी सपोर्ट करते हैं। और दिल्ली में आने के बाद मेरे काफ़ी दोस्त बने हैं, वो भी दे सपोर्ट मी और दे आर बिन देयर विथ मी फॉर सपोर्ट। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मुझे कभी मेकअप आर्टिस्ट बनना ही नहीं था लेकिन एज अ गर्ल मुझे हमेशा से थोड़ा बहुत मेकअप करना पसंद था। तो जब मैं जब दिल्ली आई थी तो थोड़ी बहुत मेकअप जानती थी, मैं अपने ऊपर करती थी। तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, कोई भी, क्योंकि कोई भी अभी फिलहाल के लिए थोड़ा हाँ कि सेटल डाउन हो जाऊं थोड़ी बहुत, क्योंकि दिल्ली से पहले मैं कैलकाटा रहती थी और कैलकाटा में बीपीओ में काम करती थी मैं, कॉल सेंटर में। तो कॉल सेंटर में काम करती थी तो नाइट शिफ्ट करती थी मैं, और सारे 3 साल मैंने नाइट शिफ्ट करी है। और बचपन से ही मेरा ऐसा सपना था कि यार बॉलीवुड में तो एक ना एक दिन काम करना ही है। तो जब 3 साल मैंने नाइट शिफ्ट दिए ऑफिस में, बीपीओ में, कॉल सेंटर में, तो I was happy, I was earning good money, but I was not satisfied with my work. मैं खुश नहीं थी। तो एक रात मैंने सोचा कि पूरी जिंदगी तो मैं ये नहीं कर सकती, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। आप जो काम कर रहे हो उसको एंजॉय भी करना चाहिए। तो फिर मैंने रातों रात बैग पैक करके फिर मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद मैं किसी को नहीं जानती थी, समहाउ मेरे पास कुछ सेविंग्स थे तो मैंने रूम वगैरह रेंट पे ली। रेंट पे लेने के बाद फिर रूम रेंट पे लेने से फिर रेंट सिक्योरिटी एडवांस ये सब देना पड़ता है, तो तब तक मेरा पैसा ख़त्म हो चुका था। तो सर्वाइवल के लिए जॉब तो ढूंढना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ऑनलाइन फ्रेंड्स वगैरह को अप्रोच कर रही थी कि तुम्हारे नोन में कोई है जॉब वगैरह है तो बता दो, एनी काइंड ऑफ जॉब। लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत मेकअप फील्ड में हो या फिर मेकअप फील्ड के आसपास कहीं हो तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु सजेस्टेड मी कि एक मेकअप स्टूडियो है, वहाँ पे आप माइट बी दे आर लुकिंग फॉर सम एम्प्लॉई, तो वहाँ पे आप जाओ, मे बी आपको मिल जाए जॉब। तो मैं गई, दैट वाज इन गुड़गांव। तब मैं रहती थी साकेत। आई एम टॉकिंग अबाउट 2018। तो 2018 में आप साकेत से फिर आई गुड़गांव? मतलब साकेत रहती थी, इंटरव्यू देने के लिए मैं आई गुड़गांव। पहले जो आपकी जॉब थी कि आपको मेकअप आर्टिस्ट से रिलेटेड, वो आप गुड़गांव? हाँ, उसके अगल बगल की। तो इट वॉज अ जॉब कि मतलब आपको
एक स्टूडियो है, मेकअप स्टूडियो, फुल फ्लेज मेकअप स्टूडियो। वहाँ पे आपको स्टूडियो का मेंटेन करना है, स्टूडियो एज अ स्टूडियो पर्सन, उस स्टूडियो को मेंटेन करना है, देख के रखना है कि सफाई हो रही है अच्छे से कि नहीं, तो मैनेज करके रखना है। तो मैंने वो जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू दी और मुझे इंटरव्यू मिल गई। तो और मुझे अपना मेकअप वगैरह का काम भी, मेकअप वगैरह भी करना अच्छा लगता था। तो जब होती थी वहाँ पे मेकअप क्लासेस वगैरह, तो आई वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड, तो मैं देखती रहती थी। तो जब उन लोगों की ट्रेनिंग चलती थी, तो आहिस्ते आहिस्ते आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग मेकअप के पीछे भी। मेकअप इज नॉट ऑल अबाउट कि यू नो लिपापोती कर दिया और हो गया, इट्स नॉट अबाउट दैट, उसके पीछे भी साइंस है। जब मुझे आहिस्ते आहिस्ते उस साइंस के बारे में पता चलने लगा, तो मेरी इंटरेस्ट बढ़ती गई। तो मैंने सोचा कि मैं भी सीख ही लूँ। तो मैंने स्टार्टिंग की थी सेल्फ ग्रूमिंग से, कि मैं इतना सीख लूँ कि मैं अपना मेकअप मतलब ठीक ठाक कर लूँ। तो ऐसा करके सीखते और इंटरेस्ट बढ़ता गया। देन इंटरेस्ट बढ़ता गया और सीखती गई। सीखते एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मैंने कोर्स ही कर ली। कोर्स करने के बाद फिर जहाँ से मैंने कोर्स किया, जिस ऑफिस में मैं काम करती थी वहाँ से ही मैंने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद देन आई बिकेम द बेस्ट इन ऑल बैच में मैं बेस्ट थी। तो उन्होंने मुझे एज अ फैकल्टी वहाँ पे एज अ ट्रेनर मुझे हायर कर लिया। तो मैं वहाँ पे प्रमोट हो गई। तो मैं वहाँ पे मेकअप वगैरह सिखाने लगी। सिखाने के बाद फिर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं 4 दीवारी के अंदर बच्चों को सिखा रही हूँ मेकअप, और वो फील्ड में जाके काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, और मुझे यहाँ पे सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है, उसमें मेरा जैसे तैसे काम चल रहा है। तो जिन बच्चों को मैं सिखा के बाहर भेज रही हूँ वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो जो बच्चे बाहर जाके काम कर रहे हैं वो सेम चीज मैं भी तो कर सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे भी आती है काम। तो इन दैट वे फिर मैंने आहिस्ते आहिस्ते बाहर जाके काम करना शुरू किया, बुकिंग्स लेनी शुरू करी। तो वैसे आई स्टार्टेड लर्निंग। बट बहुत लोगों को ऐसा रियलाइज होता है कि आजकल ब्राइड्स या फिर कोई भी पार्टी मेकअप वगैरह के लिए, कोई बुकिंग के लिए लोग फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि यू नो मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, ऐसे पार्टी मेकअप के लिए मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। तो मैं बोलती हूँ कि हाँ कोई बात नहीं, मेरा चार्ज ये है, तो इफ़ यू आर ओके देन लेट मी नो। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें तो बहुत लाइट मेकअप कराना है, तो आप थोड़ा प्राइस कम कर दीजिए। तो आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि जो नो मेकअप लोग, मतलब मेकअप कर रखा है लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए मेकअप, तो वो बस ऐसा मेकअप करने में प्रोडक्ट बहुत कम लगता है। बट ऐसा कुछ नहीं है। नो मेकअप लुक करने में भी उतना ही प्रोडक्ट लगता है जितना नॉर्मल मेकअप करने में लगता है। तो बस लोगों का ऐसे मानना है कि नेचुरल मेकअप करने से प्रोडक्ट कम लगते हैं। इट्स जस्ट द टेक्निक विच इज डिफरेंट, बट द प्रोडक्ट जितना लगता है वो सेम ही लगता है। सो होपफुली कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ये पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टेड रहा है, क्योंकि होता है ना कि लाइफ में कभी कभी ऊपर नीचे चलता रहता है, बट फैमिली सपोर्ट ना हो तो कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा कमज़ोर उस मोमेंट में पड़ जाता है जहाँ उसको फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो कभी भी आपको आलिया जी से मेकअप से रिलेटेड या SFX का आर्टिस्ट कोई भी अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैम की मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनको कनेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो इसी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए TVT पॉडकास्ट में। Hi guys, I'm Alia Devbarma. I'm a Delhi-based makeup artist. Thank you very much for watching this podcast. और
अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जाननी हो मेरे बारे में, या फिर मेकअप रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो फिर प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइडेड होंगी. यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड लेट मी नो, और कमेंट डाउन बिलो ये पॉडकास्ट देख के आपको कैसा लगा. थैंक यू वेरी मच.